साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। हर साल 1 जनवरी को पुणे के एक गांव भीमा कोरेगांव में बड़ी संख्या में लोग एक स्मारक पर श्रद्धांजलि देने आते हैं। यह स्मारक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1818 में भीमा कोरेगांव की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। इस पर ब्रिटिश पक्ष की ओर से मारे गए 49 सैनिकों के नाम अंकित हैं। उन 49 में से 22 नाम महार जाति के सैनिकों के हैं, जिन्हें तत्कालीन महार लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रत्ययनक या नक्श से पहचाना जा सकता है। ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक के रूप में निर्मित यह स्मारक समय के साथ दलितों की मुखरता, बहुजनों की मुखरता का एक बहुत जरूरी प्रतीक बन गया है। आज यह दलित बहुजन समुदाय के बहुसंख्यक भारतीयों की जीवित स्मृति का हिस्सा है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का हिस्सा थी, जो वर्ष 1817 में शुरू हुआ और 1819 में समाप्त हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के अंतिम गढ़ पेशवाओं को हराया। पहले और दूसरे एंग्लो मराठा युद्धों के बाद मराठों को एक ढीले संघ में संगठित किया गया था, जिसमें उनकी राजधानियों में ब्रिटिश निवास स्थापित किए गए थे। तीसरी लड़ाई की शुरुआत 1817 में पेशवा और गायकवाड़ के बीच राजस्व वितरण को लेकर हुए संघर्ष से मानी जाती है, जिसमें अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पुणे की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसका मतलब गायकवाड़ के राजस्व पर दावा छोड़ना था। इस प्रक्रिया में ब्रिटिश मराठा क्षेत्र के बड़े हिस्से को हासिल करने में भी कामयाब रहे। इस संधि का मतलब था कि पेशवा का अन्य मराठा प्रमुखों पर नाम मात्र का आधिपत्य समाप्त हो गया। पेशवाओं ने पुणे में ब्रिटिश निवास को जलाकर जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद 5 नवंबर 1817 को खड़की पुणे के पास की लड़ाई में पेशवाओं की हार हुई। यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो ये पेशवा थे, ये ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग जो होते थे, वही पेशवा थे। पेशवाओं ने पुणे को छोड़कर सतारा की ओर प्रस्थान किया और कंपनी की सेना ने पुणे पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। पेशवाओं और अंग्रेजों के बीच लंबे समय तक चली लड़ाई के बाद पेशवा दिसंबर 1817 के अंत में पुणे की ओर मुड़े। इसे वापस लेने के इरादे से यह भीमा नदी के तट पर स्थित कोरेगांव पुणे के पास गांव में लड़ाई में परिणत हुआ, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। पेशवा सेना में 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे। सेना में अरब, गोसाई और मराठा शामिल थे। दूसरी ओर कंपनी ने सिरूर के पास से 834 लोगों की एक टुकड़ी बुलाई। इन 834 में से ब्रिटिश सेना में बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री की पहली रेजिमेंट के लगभग 500 सैनिक शामिल थे। महारों के अलावा सैनिकों में मराठा, राजपूत, मुस्लिम और यहूदी समुदाय के लोग थे। कैप्टन फ्रांसिस स्टांटन के नेतृत्व में कंपनी के सैनिकों ने लगभग 12 घंटे तक अपनी चौकी की रक्षा की और अंततः पेशवा सैनिकों ने एक बड़ी ब्रिटिश सेना के आगमन की आशंका में पीछे हट गए। देखिए, पेशवा डर के मारे यहाँ पीछे हट जाते हैं, जो ब्राह्मणवादी जिनको मैं कह रहा हूँ और जो थे। इसके बाद पेशवा ने अपने शाही और बिठूर में पेंशन और निवास स्वीकार कर लिया, यानी सरेंडर कर दिया अपने आप को ब्राह्मणों ने। हालांकि किसी भी पक्ष ने निर्णायक जीत हासिल नहीं की, लेकिन युद्ध की अंतिम लड़ाइयों में से
एक होने के कारण इस लड़ाई को जीत के रूप में याद किया जाता है। इस प्रकार भीमा कोरेगांव की लड़ाई को पेशवाओं पर कंपनी की जीत की निर्णायक लड़ाई के रूप में पहचाना जाता है। युद्ध का बहुत महत्व युद्धरत सेनाओं की संख्याओं के बीच बहुत बड़े अंतर से आता है। आज और अतीत में भी यह डेविड नाम गोलियत की एक आदर्श कहानी है। कई विद्वान युद्ध को दी गई जाति की कथा पर सवाल उठाते हैं, कुछ तो इससे सावधान भी हैं। हालांकि पेशवाई शासन के तहत जातिगत अत्याचारों को देखते हुए यह अपरिहार्य था जो निचली जातियों के लोगों को अपनी पीठ के पीछे झाड़ू बांधने के लिए मजबूर करने और इस तरह के अन्य अत्याचारों के लिए कुख्यात था, जिसका विवरण लोगों की यादों में स्पष्ट रूप से अंकित है। सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर सिद्धा कुंभोजकर लिखती हैं कि कोरेगांव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस संरचना को ध्वस्त करता है जिस पर जाति व्यवस्था बनी हुई है। यह स्तंभ तथाकथित अछूतों द्वारा दिखाई गई, उस टाइम जब अछूत कहा जाता था हमारे समाज को, बहादुरी और ताकत की याद दिलाता है और उस गुण की भी याद दिलाता है जिसका जाति व्यवस्था ने दावा किया था, उनमें अभाव है। युद्ध के 33 साल बाद 1851 में जब इस स्मारक को बनाया गया था तब यह केवल ब्रिटिश विजय का प्रतीक था। धीरे धीरे इतिहास के साथ इसने एक मजबूत अर्थ प्राप्त कर लिया है। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में जब कार्यकर्ता शिवराम जनबा कांबले ने महारों के लिए बैठकें आयोजित करना शुरू किया तो इस जगह का इस्तेमाल बैठकों के लिए किया जाने लगा। शहीदों को अन्याय के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। यह स्मारक जो पहले से ही महारों के लिए महत्वपूर्ण बन चुका था, जनवरी 1927 को बाबा साहेब अम्बेडकर की यात्रा के साथ महत्व बढ़ गया। यह तब था जब स्मारक की भूमिका इतिहास में एक कथा यानी साम्राज्यवाद से बदलकर आंतरिक उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई की दूसरी कथा में बदल गई। तो देखिए, एक बड़ा ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर खुद इस जगह पर विजिट किए थे। यह युद्ध में मारे गए सभी लोगों की याद में एक प्रतीक होने से बदल गया, जिसमें मराठा, राजपूत, मुस्लिम और यहूदी सैनिक भी शामिल थे, जो वर्तमान में महार गौरव के अर्थ में बदल गया। सन 2020 महार रेजिमेंट के इतिहास में भी यह स्तंभ महत्वपूर्ण है। महार रेजिमेंट को 1892 में भंग कर दिया गया था। यह 1857 के संघर्ष के बाद अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए नए मार्शल रेस सिद्धांत के आधार पर किया गया था। कोरेगांव की लड़ाई और उसके साक्ष्य के रूप में खड़े स्तंभ का इस्तेमाल शुरुआती महार नेताओं गोपाल बाबा वलंकर, शिवराम जनबा कांबले और यहाँ तक कि रामजी अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर के पिता यानी बाबा साहब के पिता भी वहाँ पर उसमें शामिल थे, ने ब्रिटिश सेना में महार भर्ती की बहाली की मांग के लिए किया था। बाद में 1930 के गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अंग्रेजों को उन्हीं सैनिकों की याद दिलाई जो भारतीय उपमहाद्वीप की उनकी जीत के अभिन्न अंग थे। भारतीय इतिहास का यह अंश बहुस्तरीय, बहुआयामी और व्यक्तिपरक इतिहास का एक उपयुक्त उदाहरण है। यह भी
स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अतीत वर्तमान के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। कैसे एक बिंदु आता है जब इतिहास मिथक के साथ रेखाओं को धुंधला कर देता है और एक सामूहिक स्मृति बन जाता है, जैसे कि एक जीवित वास्तविकता। भीमा कोरेगांव की लड़ाई अब अतीत नहीं है, यह महारों, बहुजनों, दलित समुदाय की सामूहिक स्मृति है और वर्तमान में सांस ले रही है और बढ़ रही है। कथा का एक पक्ष महारों या उपनिवेशवादियों के लिए लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही के रूप में देखता है, जिन्होंने अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने में मदद की। हालांकि इस दोष का आसानी से इस तथ्य से मुकाबला किया जा सकता है कि उन लोगों में राष्ट्र या राष्ट्रता की ऐसी कोई धारणा नहीं थी। न तो पेशवा भारत के लिए लड़ रहे थे, न ही ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक भारत के खिलाफ थे। वे सिर्फ आजीविका के लिए दोनों तरफ से लड़ रहे सैनिक थे। सबसे गंभीर आपत्ति 1818 में लड़ने वाले सैनिकों को जाति चेतना देने के लिए ली गई है। दलित विद्वान आनंद तेलतुंबड़े के अनुसार यह कहना भ्रामक है कि महार कोरेगांव की लड़ाई में जाति उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे थे। उनके लिए वे सैनिक केवल अपने अपने स्वामियों के लिए लड़ रहे थे, जो उनका कर्तव्य था। युद्ध को जाति विरोधी रंग देना एक गलती है, क्योंकि यह जाति की ऐतिहासिक समझ को चुनौती देता है। जैसा कि वास्तविकता में 19वीं शताब्दी में शिक्षा के प्रसार से पहले बहुजन दलित भी जाति को प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में देखते थे। वास्तव में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि युद्ध में जीतने मार लोगों की स्थिति में कोई राहत पहुंचाई। तेलतुंबड़े साहब 2018। जबकि तेलतुंबड़े महार सैनिकों को कोई उच्च उद्देश्य देने के खिलाफ हैं। प्रोफेसर सरोजगिरी वॉल्टर बेंजामिन से प्रेरणा लेते हुए लिखते हैं, हम वर्तमान में जीते हैं, लेकिन अतीत एक पौराणिक चमक के रूप में लगातार घूम रहा है। यह दुनिया से संबंधित एक लंबे समय से खोई हुई पौराणिक कहानी की स्मृति हो सकती है। ऐसा पौराणिक कहानी एक समय में एक ठोस जीवित वास्तविकता थी और यह केवल वर्तमान की एक विशेष धारणा के दृष्टिकोण से ही प्रकट होती है और इसी तरह दूर और काल्पनिक के रूप में अनुभव की जाती है। अन्याय के खिलाफ संघर्ष की कल्पना के गहरे अंदर हम अक्सर ऐसी ठोस कल्पना, एक आंतरिक प्रयास, भौतिक और संवेदी पाते हैं जो अतीत से प्रकाशित होती है, लेकिन वर्तमान में होती है। गिरी 2021। प्रोफेसर गिरी बहुजन समुदाय के एक पौराणिक नायक के रूप में भीमा कोरेगांव की लड़ाई में महारों के नेता सिद्धनक के उपयोग पर भी प्रकाश डालते हैं। वह सिद्धनक के उदय को लोकनायक के रूप में मानते हैं, जैसे बिरसा मुंडा या लैटिन अमेरिका के झापाटा। वह वॉल्टर में बेंजामिन का उपयोग यह दिखाने के लिए करते हैं कि अतीत में क्या हुआ था। महार सैनिकों की वास्तविक उद्देश्य जो तर्क संगत इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, बस यहाँ प्रासंगिक नहीं है। वह लिखते हैं कि कैसे लड़ाई समय और स्थान के माध्यम से अपरिवर्तित हुई है और वर्तमान की चेतना में है। वर्तमान
बहुजन युवाओं की जो आज अभिनय करके और वर्तमान माहौल में लड़ाई की कहानी को फिर से बनाकर वर्तमान और 1818 के बीच की दूरी को पाटते हैं। गिरी 2021 में लिखते हैं, तेल तुमड़े मिथक निर्माण और उन्हीं जातिगत पहचानों को मजबूत करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं जो मिथक को तोड़ना चाहते हैं। गिरी को इसमें कोई बुराई नहीं दिखती, ये दोनों प्रोफेसरों का अपना मानना है। उनके लिए सिद्धनक की कहानी और महाराज द्वारा लड़ाई गई शानदार लड़ाई एक नया रास्ता खोल रही है जो अतीत के उत्पीड़न की यादों को जीवित रखते हुए यथास्थिति का विकल्प है। भारत विरोधाभासी इतिहास और आख्यानों का देश है। इसी तरह कोरेगांव की लड़ाई भी विभिन्न समुदायों की परस्पर विरोधी यादों और आख्यानों का विषय रही है, जिसकी परिणति 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा के संघर्ष में हुई। भीमा कोरेगांव की यादों की ताकत को 2017 में कोरेगांव की लड़ाई एक अंतहीन यात्रा में खूबसूरती से और सटीक रूप से प्रलेखित किया गया है, जहां हर फ्रेम उस स्मारक की ओर बढ़ते लोगों का एक समुद्र है, जो वह ज्वाला है जो उन्हें उत्पीड़न से ऊपर उठने और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। ये वाघमारे साहब लिखते हैं 2017 में। स्मारक द्वारा निभाई गई भूमिका अतीत में सीमित हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका महत्व केवल बढ़ने वाला है। तो साथियों, ये कहानी लेखक अपने अपने ढंग से लिखते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो ऐतिहासिक जो पूरा जो इस भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है वो वाकई में एक हमारे बहुजन समाज के लिए, वंचितों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पेशवा जो ब्राह्मणवादी मनुवादी संस्कृति के पोषक थे उसी में रहना चाहते थे, और वो उसको कह सकते हैं मनुस्मृति मानसिकता, जो आज भी कहीं ना कहीं एक उफान पर है। इसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि हमारे बहुजन नेताओं की एकता ना होने की वजह से आज मनुस्मृति और मनुस्मृति का पूरा शासन, संविधान, कितनी जगह आपको संविधान से भी ज़्यादा कारगर दिखता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आज संविधान तो है, लेकिन जब हमारे समाज के ऊपर, कहीं वंचितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तो पुलिस एक FIR भी नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ दिखता है कि मनुस्मृति की जो पूरा चलाने का जो सिस्टम था वो देश में हावी हो चुका है, जिससे आप लोगों को सावधान होना होगा। और हमारे बहुजन नेताओं को तो मैं समझता हूँ कि इतना मजबूर किया जाए इनको तो किसी भी रूप में जा करके, ताकि एक मंच पे आएँ और इस तरह के हालातों से हम निपट सकें। और ये ऐतिहासिक कहानी इसलिए भी है, बहुजन समाज के लिए गौरव की कहानी है, जहाँ पेशवाओं ने, ब्राह्मणवादी मनुवादियों ने जहाँ अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, वहीं इतने कम महारों ने सरेंडर नहीं किया और उसमें जीत हासिल की। ये जो पेशवा जो दूसरी तरफ थे, 500 महारों ने उनको हराने का काम किया, जबकि वो बताया जाता है कि वो 28,000 पेशवाओं की फौज थी। तो साथियों, मैं इसी के साथ आज विदा लेता हूँ। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, दोनों ही चैनल को, बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास को आप तक लाते रहें, ताकि आप ये एक ताकत आपको मिले उसको देख करके, उसको समझ करके। धन्यवाद साथियों। और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि चैनल को चलाने के लिए एक बड़ा खर्चा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और अकेले काम करता हूँ,
ये एक बहुत बड़ी बात है कि अकेले समाज की लड़ाई को लड़ना इस तरीके से बड़ा मुश्किल काम होता है। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714